जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं रिजर्वेशन पे बात करूंगा। आपने थंबनेल देख लिया है। तो मेरे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि कैसे काम करता है रिजर्वेशन और इसकी कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है। तो आप भी अगर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम से जैसे एएलपी ग्रुप डी, जेई, एनटीपीसी या फिर आरपीएफ या भी पैरामेडिकल पोस्ट जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाली वैकेंसी में, तो वो जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसका एक समान रूप से पूरे भारतीय रेलवे में इस तरीके से आरक्षण लागू है और उस पर मैं थोड़ा बात कर लूँगा और आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि हमें कैसे जो है हमारा आरक्षण निर्धारित होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के जो भी राज्य है, राज्यों में सब अलग अलग जो है रिजर्वेशन, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं। तो अगर वहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं तो आप देखना वो जो वैकेंसी है बहुत बार ये विवाद के कारण कोर्ट में मैटर चला जाता है और लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं कि नहीं, ये जो आरक्षण की स्थिति है वो गलत है, इसकी वजह से वहाँ विवाद हो जाता है। जबकि हमारे रेलवे में ऐसा नहीं है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो सीधा सीधा जो है वो क्लियर नोटिफिकेशन में ये बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है और उस पर ज़्यादा विवाद नहीं होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इस पे हमने लिख दिया है बोर्ड पे रिजर्वेशन या फिर आरक्षण, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन निकली है और उसमें जो तय किया जाता है, प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है कि इतने परसेंट जो है ये रहेंगे, इतने प्रतिशत ये लोगों का आरक्षण रहेगा। तो हम मान लेते हैं वहाँ पे 100 लोग हैं, 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट में से यहाँ पे किसके लिए कितना आरक्षित है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं ये ओबीसी और एससी एसटी, इनको कितना कितना मिला हुआ है। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ देख लेते हैं कि इनको कितने भागों में हमने बांट दिया है। पहले उस पर एक एक बार थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम रिजर्वेशन किसको कितना मिला हुआ है उस पर हम बात करेंगे। यानी कि पहले नंबर पे हमने रख दिया है अनारक्षित यानी अनरिजर्व। तो आप अगर देख सकते हैं कि ट्रेन, जब आप किसी ट्रेन के में यात्रा करते हैं तो ट्रेन के आगे एक अनारक्षित बोगी, एक पीछे अनारक्षित बोगी रख देते हैं। उसमें कोई भी आता है, कोई भी जाता है, किसी का रिजर्वेशन नहीं है। कोई अगर लेटा भी है तो कोई जा करके उसको उठा देता है कि ये आप लेटने के लिए नहीं है, आप उठ के बैठो। कोई रुमाल भी रख लिया तो भी कोई उसका नहीं होता है। लोग आते हैं, बैठते हैं, किसी भी स्टेशन पे चढ़ते हैं, किसी भी स्टेशन पे उतर जाते हैं और सारे लोगों का वो रहता है। इसी तरीके से इसमें जो अनरिजर्व है, इसमें जो है सारे लोग ही आ जाते हैं। इसमें किसी एक का रिजर्वेशन नहीं है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले भी आते हैं। तो ये हो गया हमारा अनारक्षित वर्ग। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे। तो ये है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अदर बैकवर्ड क्लास। तो इसमें दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है क्रीमी लेयर यानी अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर। दूसरा कैटेगरी है अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर से मतलब ही है मलाईदार, यानी आप जो है दूध में जब मलाईदार परत जम जाती है तो उसको हम क्रीमी वाली दूध बोल सकते हैं या मलाईदार पद बोल सकते हैं। तो अगर किसी परिवार की जो मुखिया है, इनके जो वार्षिक आय है 8 लाख से ज़्यादा अगर है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाता है। और जिसके परिवार की जो मुखिया है वो 8 लाख से कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। और इसी नॉन क्रीमी लेयर को 27% का आरक्षण लागू है। ये नॉन क्रीमी लेयर को नो रिजर्वेशन, कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं है। अब से ये सवाल आता है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी है, उसके बच्चे को नॉन क्रीमी लेयर में डाला जा सकता है? तो यस, डाला जा सकता है। ये जो क्रीमी लेयर में है ये अक्सर इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर्स यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
कमीशन से सिलेक्टेड डायरेक्ट भर्ती किए गए ऑफिसर्स अगर हैं तो उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है, उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है। अब ये जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है इनको ही 27% का आरक्षण मिला हुआ है। और ये जो आरक्षण का लाभ है ये जो है इनकी जो भागीदारी है, जितनी जनसंख्या है इनकी, उस जनसंख्या के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो ये हो गया ओबीसी। अब हम आते हैं अपने एससी कैटेगरी पर, यानी कि अनुसूचित जाति, और उसके आगे है जनजाति। तो यानी अनुसूचित जाति के लिए भारतीय रेलवे में 15% का आरक्षण है, यानी अगर 100 पद है तो उसमें 15% का आरक्षण जो है लागू है। यहाँ ओबीसी पर मैंने एज की बात छोड़ दिया था, तो यहाँ पे जो उम्र की सीमा है ये 3 साल तक हमें ऊपरी आयु में छूट देखने को मिलती है। और ये जो अनारक्षित है इसमें उम्र की कोई सीमा, कोई छूट नहीं होती है। और ये जो है एससी और एसटी में जो एज का जो रिलैक्सेशन है, उम्र की जो सीमा है वो 5 साल तक छूट रहती है। तो ये है हमारा एससी और एसटी। और जो एसटी के लिए जो हमारा रिजर्वेशन है ये 7.5% है, यानी 100 में से अगर कोई पद है तो वो 7 पद जो है एसटी का होगा। उसके बाद जो है आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जिसके परिवार की मुखिया की जो आय है अगर 8 लाख से कम है तो उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का दर्जा दिया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य श्रेणी के वर्गों से को दिया गया है, जिनको कास्ट का कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी सामान्य श्रेणी के वर्गों में भी बहुत सारे कमज़ोर लोग हैं जिनको ये आरक्षण लागू है। और ये कब लागू है? 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार ने 10% का आरक्षण दे करके इनको भी शांत कर दिया, जो लोग की रिजर्व कैटेगरी को, आरक्षित वर्ग को जो है कोसते थे। तो अब उनको भी आरक्षण का लाभ मिल गया है, तो अब इनके ये भी खुश हो गए हैं, अब इनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं है। इसमें कितना प्रतिशत ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षित किया गया है? तो इसमें 10% आरक्षण दिया गया है रेलवे में। तो अगर आप भी ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाना चाहते हैं और आप ओबीसी एससी एसटी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सामान्य वर्गों के लिए है, तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और आप जो है आपके परिवार के मुखिया की आय 8 लाख से कम है तो आप इसका लाभ जरूर उठा सकते हैं। एक सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो इस सर्टिफिकेट बनवा करके आप इसको लाभ ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिजर्वेशन किस तरीके से इस पे लागू है। अब आते हैं हम इस पे कुछ सवाल लेते हैं, कुछ डाउट लेते हैं। बहुत सारे लोग इस पे सवाल पूछते हैं कि कैसे ये क्या होता है। तो पहला हमारा जो सवाल है कि ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्या है और क्षैतिज आरक्षण क्या है, कि नोटिफिकेशन में बहुत बार हमें ये देखने को मिलता है कि क्या है। तो ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल आरक्षण यही है जो कि ओबीसी, और जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ध्यान रखना हम एनसीएल की बात करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। तो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो है 27%, 15% एससी के लिए, एसटी के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। इसी को हम बोल सकते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण। अब हम क्षैतिज आरक्षण क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज आरक्षण में ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल आरक्षण। जब आप देखते हैं कि आरपीएफ में वो बोलते हैं कि 15% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए लागू रहेगा, तो महिलाओं के लिए या फिर विकलांगों के लिए भी कुछ सीटें वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन की जो सीटें भी देखने को मिलती है। तो ये लोग कहाँ, ये सिर्फ अपने कैटेगरी में ही क्वालिफाई करेंगे। मान लो कि हमारा जो फीमेल का 15% का आरक्षण है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में, अगर वो जनरल कैटेगरी की है तो अनारक्षित में ही फाइट करेगी, और उसका अनारक्षित में
से ही उसको 15% आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो ओबीसी की महिला है तो ओबीसी में ही उसको 15% का आरक्षण दिया जाएगा। एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस की है तो 15% उनमें उनको अपने ही कैटेगरी में ही आरक्षण उनको 15% का मिलेगा। इसके अलावा मान लो कोई विकलांग या भूतपूर्व सैनिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही कैटेगरी में वो अपना जगह बनाएगी। ये हो गया हमारा कौन सा, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल ये है कि क्या अनारक्षित सिर्फ सामान्य वर्गों के लिए है या इसमें एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जॉब ले सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है, ये डाउट है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो ईडब्ल्यूएस का ये जो अनारक्षित यानी अनरिजर्व का जो पोस्ट है वो जनरल वालों के लिए आरक्षित है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई भी इसमें सीट ले सकता है। अनारक्षित में आपका ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले भी इसमें जॉब ले सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनकी जो एज है वहाँ पे एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। आपकी जो एज है 18 से 33 साल मान लो, अगर अनरिजर्व की जो एज है उतना अगर आपका है तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप अनारक्षित वर्ग में क्वालिफाई कर जाते हो। उनकी जो मार्किंग है उस मार्किंग के बीच में अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये उसमें आप जॉब ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि क्या ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो क्या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से वो सीट भरी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन सामान्य वर्गों के छात्रों से वो सीट नहीं भरी जाएगी, चाहे भले ही वो खाली रह जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जिसमें है उसका वही उम्मीदवार जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ओबीसी का अगर 27 पद है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का ही बच्चा इसमें सिलेक्शन ले सकता है। इसमें ना तो सामान्य वाले आएंगे, ना तो एससी वाले आएंगे, ना तो एसटी वाले आएंगे और ना ही ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाले आएंगे। इसी तरीके से एससी का जो पोस्ट है 15%, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही आएंगे। इसमें एसटी वाला भी नहीं जा सकता। कोई एक दूसरे में जा नहीं सकते हैं। उनका जिनके लिए बना है सिर्फ उनके लिए ही ये सीट रिजर्व रहती है। ठीक है, ते हैं भी कि बैकलॉग क्या है। तो वही मैंने बताया कि मान लो कि इस वैकेंसी में हमें सूटेबल छात्र नहीं मिला तो वो सीट खाली रह जाती है। अब वो सीट खाली रह जाएगी तो जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है उसकी जो सीट है वही भरने के लिए जब नोटिफिकेशन निकलती है तो वो मानी जाती है बैकलॉग भर्ती निकली हुई है, वही बैकलॉग भर्ती के थ्रू भरे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बैकलॉग भर्ती। अब हम आते हैं कि कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है और ये क्या किसी आरक्षित वर्ग का कट ऑफ अनारक्षित से ज़्यादा जा सकता है। ये सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको मिस मत करो। तो यानी कि जो कट ऑफ है हमारी, जो रेलवे में कट ऑफ है किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आपको एक एक बात मैं क्लियर करूंगा। और हाँ, मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए कि जो कट ऑफ है किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि एएलपी का जो एग्ज़ाम है वो 75 प्रश्न है और उसमें 60 मिनट का एक क्वेश्चंस पेपर है, जिसमें जो कट ऑफ है अनरिजर्व की जो कट ऑफ है कितनी चली गई है, 65 से 60 है। यानी 60 से 65 अंक अगर कोई बच्चा लेके आता है किसमें, 75 में से, तो अनरिजर्व में क्वालिफाई कर जाता है। और वो अनरिजर्व में सारे लोग आ जाते हैं, यानी जनरल वाला भी, ओबीसी एनसीएल वाला भी और नॉन एनसीएल, मतलब एनसीएल और क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दोनों आ जाते हैं। और एससी एसटी
EWS सारे लोग आ जाते हैं। सिर्फ शर्त इतना है कि इनकी जो एज है वो अनारक्षित के बराबर होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये कट ऑफ हमारी अनरिजर्व की बन गई। अब उसके बाद में ये अनरिजर्व का जो 40 सीट है ये इसी तरीके से भर दिया जाता है सारे लोगों से। अब जब सीट बचती है कौन सा, ये टोटल सीट जो रिजर्व कैटेगरी की है वो बचती है 59.5% है, यानी कि ये टोटल रिजर्व कैटेगरी है। बाकी जो बचता है 40.05% 100 में से वो अनारक्षित है। तो जब ये अनरिजर्व की जो कैटेगरी की जो मेरिट बन गई, अब मेरिट बनेगी किसकी, ओबीसी की मेरिट बनेगी। तो मान लो कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 59 से अगर बच्चा कोई 53 के अंक के बीच में मार्किंग कर लेता है तो उसका जो कट ऑफ है वो ओबीसी में आ जाता है और ये बच्चा ओबीसी के 27 पद में से अपना एक सीट ले लेता है। और अगर ये 60 अंक ला दिया तो ये अनरिजर्व में चला जाता है। लेकिन अगर 60 नहीं लिया तो यहाँ पे उसको एक अपने कास्ट का बेनिफिट मिल जाता है और वो इसमें ओबीसी एनसीएल में एक सीट अपनी जगह बनाता है। इसी तरह से हम एससी वाला ले लेते हैं। तो इसमें अगर मान लो कोई बच्चा 59 से 47 अंक लिया और 47 लास्ट कट ऑफ गई है एससी की, सॉरी ये गिर गया नीचे, तो 47 अगर लास्ट अंक एससी की मेरिट में गई है कट ऑफ, तो इसमें 15% में से वो एक ले सकता है। लेकिन अगर यही बच्चा 60 अंक ला दिया है तो ये किस में चला जाएगा, वो अनारक्षित में चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये 53 ओबीसी का है तो अगर ये एससी का बच्चा 53 ला दिया या 59 से 53 के बीच में ला दिया तो ओबीसी में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 59 से लेके 47 के बीच में है तो ये एससी में आ जाएगा। लेकिन अगर ये 60 ला देता है और उसकी एज जो है 18 से 33 साल है तो वो अनरिजर्व में चला जाता है। तो यहाँ पे इनको रिजर्व कैटेगरी के दो जगह फ़ायदा होता है। एक फ़ायदा ये है कि वो अनरिजर्व की सीट ले लेता है, और अगर अनरिजर्व में कट ऑफ नहीं जगह बना पाया तो वो अपनी कैटेगरी में श्योर इसमें आता है। तो ये है बेनिफिट इनका। इसी तरीके से एसटी का जो बच्चा है वो अगर उसकी कट ऑफ 59 से 41 चली गई है तो वो एसटी में चला जाता है। ठीक है, तो मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ क्योंकि लाइट आ गई है, तो इस तरीके से वो हमारा आवाज़ डिस्टर्ब करेगा। तो मान लीजिए कि जो एसटी का बच्चा है अगर वो 60 अंक ला देता है तो वो 60 अंक से वो चला जाएगा अनरिजर्व में, और नहीं तो अगर ये 41 तक ला दिया तो वो किस में चला जाता है, ये अपने एसटी में चला जाता है। और इसी तरीके से ये हमारा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 59 से 55 के बीच में अगर मार्किंग किया है तो वो ईडब्ल्यूएस में गिना जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कट ऑफ है। इसी तरीके से जब हमारा ज़्यादा अंक ले लेता है तो वो अनरिजर्व में, और नहीं ले पाया तो वो इसमें आ जाता है। लेकिन अगर किसी ने इतना भी मार्किंग नहीं किया है जितना ये इसकी कट ऑफ गई है तो वो बच्चा फेल हो जाता है, ध्यान रखना। यही एक हमारा जो तरीका है। सबसे लास्ट था कि कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है, और एक सवाल इसमें और था कि क्या आरक्षित वर्ग, यानी मान लो कोई आरक्षित वर्ग है चाहे ओबीसी एससी एसटी, अगर इसका जो कट ऑफ है क्या कभी अनरिजर्व से ज़्यादा जा सकती है, तो यस जा सकती है। वो कैसे, इस बात को समझ लो। मान लो कि कोई बच्चा है एसटी का है, ठीक है, और एसटी में सिर्फ और सिर्फ 7 पद है। कितना, सिर्फ 7 पद, और इसमें से 100 में से सिर्फ 7 पद है, और जो मार्किंग है वो अगर एसटी वाला बच्चा लेके आया कितना, 65 से 70 के बीच में ला दिया, तो अब और उसकी जो एज है वो एज निकल गई है, यानी कि ये 18 से 33 साल के बीच में नहीं है, और वो 33 साल क्रॉस कर गया है, तो वो अनरिजर्व में आएगा नहीं, वो आएगा तो एसटी में ही आएगा। तो अब वो जो 7 लोग हैं, उस 7 लोगों से अगर उसने भर लिया 65 से 70 लोगों के बीच में, तो ये जो कट ऑफ है एसटी की वो चली जाती है अनरिजर्व से ज़्यादा। और ये बातें सिर्फ एसटी के लिए या
अनुसूचित जनजाति के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ओबीसी के लिए लागू होता है, एसटी के लिए भी लागू होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी लागू होता है। तो इस पे एक सवाल बनता है कि क्या कभी कभी, और ये जो मैटर है ज़्यादातर ओबीसी के मामले में होता है, तो इसलिए ओबीसी के जो कैटेगरी के छात्र हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि क्यों ना ये जो हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसको हम यूआर में भरें ओबीसी की जगह पे। तो ये आप गलती मत करना, क्योंकि अगर आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं अगर आप उस एज में हैं कि जिस एज में अनरिजर्व का बच्चा है, यानी 18 से 33 साल तक, तो आपको 2 जगह बेनिफिट मिल सकता है। आप अगर 60 से 65 लाते हैं तो आपको अनरिजर्व में काउंट कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें 60 से 65 अंक में नहीं है तो आप इधर कहाँ आ जाते हैं, अपने रिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं। मान लीजिए अगर आप 70 ला दिए, 65 से 70, तब तो और अच्छी बात है, तो फिर वो तो अनरिजर्व की कट ऑफ चली गई है। ठीक है, तो ये एक हमारा वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इनसे भी आपको सेटिस्फाई नहीं हुआ है, कोई डाउट है मन में, किसी प्रकार का सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे लोग इस पर पूछ रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा विवाद का मुद्दा है, लोग इस पे बात नहीं करते हैं क्योंकि ये अपने आप में ही विवादित मुद्दा है, इस वजह से। लेकिन मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर करने का कोशिश किया। अब हम अगले अपने वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो भूलना मत है सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।